दोस्तों आज फिर मैं लेकर आया हूँ एक जबरदस्त हॉरर फिल्म की कहानी। ये है 2024 में रिलीज हुई इंडोनेशियन हॉरर फिल्म हॉन्टेड डोमेन 2, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। ये फिल्म इंडोनेशिया के सुरबाया शहर में घटी एक असली कहानी से इंस्पायर्ड है। कहानी शुरू होती है सुरबाया के एक पुराने अपार्टमेंट से, जहाँ रहती है टीका, एक ऑफिस में काम करने वाली लड़की। एक शाम जब वो काम से लौटती है तो देखती है कि उसके घर की छत से लगातार पानी टपक रहा है। वो तुरंत बिल्डिंग के मकान मालिक के पास जाती है और शिकायत करती है, लेकिन वो कहता है कि ऊपर का फ्लोर बंद है, वहाँ जाना मना है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। टीका परेशान हो जाती है क्योंकि अगर रात भर पानी टपकता रहा तो पूरा कमरा डूब जाएगा। आखिरकार वो खुद ही ऊपरी फ्लोर पर जाने का फैसला करती है। वो स्क्रू ड्राइवर से लॉक तोड़ती है और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छठी मंजिल तक पहुंचती है। ऊपर पहुंचते ही उसे महसूस होता है कि वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है। हवा भारी है, हर चीज पर धूल जमी है, जैसे कई सालों से कोई आया ही न हो। लेकिन उसका ध्यान बस अपने कमरे की छत पर है, इसलिए वो सीधा 610 नंबर वाले कमरे में चली जाती है, जो उसके कमरे के ठीक ऊपर है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, एक तेज सीली और बदबूदार गंध उसकी नाक में घुस गई। साफ था कि यहाँ कई सालों से कोई नहीं रहा था। वो धीरे धीरे कमरे का मुआयना करने लगी, लेकिन कहीं भी पानी के रिसाव का निशान नहीं था। जब वो वापस जाने लगी तभी अचानक एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी। कौन है वहाँ? वो घबरा गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने ही वाली थी कि दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर उसने देखा एक औरत और उसकी छोटी बेटी बाल बिखरे हुए बाथटब पर बैठे हुए थे। टीका कुछ कह पाती उससे पहले ही उस औरत ने ठंडी आवाज में कहा, 4 दिन का वक्त है, सूरज डूबते ही मौत आएगी। उस रात के बाद से टीका की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे बार बार एहसास होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कमरे में अजीब आवाजें आने लगी और उसका दिमाग भी डिस्टर्ब होने लगा। दोस्तों ने समझाया कि शायद वो बस भ्रम में है और उसे डॉक्टर से दिखाना चाहिए, लेकिन जैसे ही चौथे दिन सूरज डूबा, सब कुछ डरावना सच बन गया। टीका बाथरूम में ब्रश कर रही थी, तभी बाथटब से 4 भूतिया हाथ बाहर निकले। वो दहशत में पीछे हटी और जब आईने में देखा, उसके पीछे 2 परछाइयां खड़ी थी। चेहरे नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास बहुत साफ था। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी और बाथटब के पानी में उन दोनों के डरावने साए साफ दिखाई देने लगे। टीका की तेज चीख सुनकर उसकी दोस्त तुरंत बाथरूम की तरफ दौड़ी, लेकिन अंदर जो नजारा उसने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। टीका की लाश बुरी तरह टुकड़ों में बंटी पड़ी थी। कुछ ही दिनों में ये खबर पूरे अपार्टमेंट में फैल गई। आधा महीना बीत गया और कहानी अब जकार्ता की एक लड़की मिया तक पहुंचती है। मिया का रेस्टोरेंट घाटे में चल रहा था, इसलिए उसे बंद करना पड़ा। कर्ज चुकाने के लिए वो अपनी छोटी बहन और बॉयफ्रेंड के साथ सुरबाया, जहाँ टीका रहती थी, आ गई। वहाँ उसे एक अपार्टमेंट मैनेजर की नौकरी मिल गई, लेकिन किस्मत देखिए वो वही अपार्टमेंट था जहाँ कुछ समय पहले भयावह हादसा हुआ था। नौकरी के पहले ही दिन 5वें माले के एक किराएदार ने शिकायत की कि उसके कमरे की छत से पानी टपक रहा है। मिया को लगा शायद ऊपर छठे माले में कोई दिक्कत है, लेकिन मालिक ने पहले ही चेतावनी दी थी। छठी मंजिल पर एक हादसा हुआ था और वो फ्लोर हमेशा के लिए सील कर दिया गया है, वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं। मिया कंफ्यूज हो गई। एक तरफ किराएदार की परेशानी, दूसरी तरफ मालिक का सख्त आदेश। उसकी साथी ने सलाह दी कि कल तक इंतजार कर लो जब तक प्लम्बर नहीं आता, लेकिन पानी की लीकेज इतनी ज्यादा थी कि अगर सुबह तक इंतजार किया तो नीचे का कमरा पूरा डूब जाएगा। किराएदार की हालत देखकर मिया ने खुद ही कुछ करने का फैसला किया। वो अपनी बहन के साथ ऊपर गई। छठी मंजिल का दरवाजा बंद था, उस पर पुरानी सील और जंग लगे ताले लगे हुए थे। मिया ने बैग से हथौड़ा निकाला। बहन ने घबराकर पूछा, तो सच में ये दरवाजा तोड़ने वाली है? मिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दरवाजा बाद में बदल जाएगा, लेकिन अगर अभी कुछ नहीं किया तो नीचे पूरा फ्लोर डूब जाएगा। और इसके साथ ही उसने पहला वार किया। मिया ने बिना वक्त गवाए हथौड़े से ताला तोड़ दिया और दोनों बहनें धीरे धीरे अंदर चली गई। छठी मंजिल पर घुप अंधेरा था, न रोशनी न कोई आवाज, जैसे वहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। थोड़ी देर तलाशने के बाद उन्हें 610 नंबर का कमरा मिल गया, वही जगह जहाँ से पानी टपकने की शिकायत आई थी। दोनों ने दरवाजा खोला और अंदर चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी पानी का निशान नहीं था। उन्होंने सोचा शायद बाथरूम में कुछ लीकेज हो, और जैसे ही वहाँ जाने को हुई तभी अंदर से एक धीमी आवाज आई, कौन है वहाँ? अंदर आइए। मिस के दोनों सन्न रह गई। छठी मंजिल तो बंद थी, फिर अंदर कोई कैसे हो सकता है? जिज्ञासा के चलते मिया ने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला और जो देखा उससे दोनों के होश उड़ गए। अंदर वही बिखरे बालों वाली औरत और उसकी बेटी बाथटब के पास बैठी थी, और औरत ने फिर वही बात कही, 4 दिन का वक्त, सूरज डूबते ही मौत। दोनों डर के मारे चीख पड़ी और भागकर अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। मिया ने ठान लिया कि अगली सुबह वो सब कुछ मालिक को बताएगी। अगले दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर मकान मालिक से मिलने निकल पड़ी। दोनों ने मकान मालिक को बताया कि उन्होंने छठी मंजिल पर एक औरत और बच्चे को देखा है। मिया का बॉयफ्रेंड, जो एक पुलिस ऑफिसर था, ये सुनकर तुरंत चौकन्ना हो गया। उसे शक हुआ कि शायद ये वही लोग हैं जिनका संबंध टीका की दर्दनाक मौत से हो सकता है। वो सख्त लहजे में बोला, अगर आप लोग सच नहीं बताना चाहते तो मैं खुद ही उस कमरे में जाकर देख लूंगा। अगर वहाँ से मुझे हत्या से जुड़े सबूत मिले तो नतीजे तुम्हें झेलने होंगे। उसकी बात सुनते ही मकान मालिक घबरा गया और उसे बैठा लिया। फिर मजबूर होकर उसने सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा, वो जगह भूतिया है, वहाँ कुछ बहुत गंदा और बुरा वास करता है। 4 साल पहले 610 नंबर कमरे में एक औरत और उसकी बेटी रहती थी। एक दिन दोनों का भयानक एक्सीडेंट हो गया और वहीं उनकी मौत हो गई। उसके बाद से उस कमरे से अक्सर औरत की आवाजें सुनाई देने लगी। एक सफाई कर्मी ने तो खुद उन दोनों की आत्माओं को देखा था, लेकिन डरावनी बात यह थी कि 4 दिन बाद वही सफाई कर्मी अपने घर में टुकड़ों में बंटी हुई मिली। हम सब बहुत डर गए थे, इसलिए हमने एक सामान बुलाया, स्थानीय तांत्रिक, ताकि वो जगह को शुद्ध कर सके। लेकिन उसने आते ही कहा, इस कमरे में बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं, मैं वहाँ एक कदम भी नहीं रख सकता। वो बोला, जो भी इस कमरे में जाएगा वो चौथे दिन सूर्यास्त के वक्त मर जाएगा। यही वजह है कि हमने छठी मंजिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। रेयान को लगा मकान मालिक बस डराने के लिए कहानी गढ़ रहा है। उसे वो सारी बातें बिल्कुल अविश्वसनीय लगी। उसने सोचा, सुनने से बेहतर है खुद जाकर देख लो। फिर क्या
था। हिम्मत दिखाते हुए वो अकेला ही छठी मंजिल पर चला गया। कमरे के अंदर घुसते ही सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा, बस एक पुराना धूल से भरा सालों से बंद पड़ा कमरा, न कोई आवाज न कोई हलचल। वो मुस्कुराया और बोला, देखा कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ने लगा, अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, कौन है वहाँ? अंदर आइए। मिस के। रेयान ठिठक गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और सामने देखा कि एक औरत और उसकी छोटी बेटी बिखरे बालों के साथ बाथटब पर बैठी थी। और फिर वही ठंडी कंपी पैदा करने वाली आवाज गूंजी, 4 दिन का वक्त, सूरज डूबते ही मौत। अब रेयान को यकीन हो गया कि मकान मालिक और मियाँ जो कुछ भी कह रहे थे वो कोई झूठी कहानी नहीं थी। वो तुरंत वहाँ से निकला और सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच गया। अब उसका एक ही मकसद था, उस औरत और उसकी बेटी की पहचान पता करना। उसे महसूस हो रहा था कि टीका की दर्दनाक मौत का रहस्य शायद उन्हीं दोनों आत्माओं से जुड़ा है। उधर रात होते ही मियाँ और उसकी बहन ने एक स्थानीय तांत्रिक को बुलाया। वो कुछ लोगों के साथ फिर से छठी मंजिल पर पहुंचे, लेकिन वहाँ पहुंचते ही तांत्रिक कमरे के बाहर ही रुक गया। अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मियाँ ने हैरानी से पूछा, आप तो भूत भगाने आए हैं, फिर अंदर क्यों नहीं जा रहे? वो धीरे से बोला, नहीं जा सकता, क्योंकि उन दोनों की आत्माएं बेहद शक्तिशाली है। मरने से पहले उन्होंने गहरी नफरत और अधूरी इच्छा छोड़ दी थी। जब तक हम उनकी आत्मा का दुख समझकर वो इस जगह से कभी नहीं जाएंगी। मियाँ ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, पहले मुझे उनका अतीत जानना होगा, तभी हम उन्हें शांति दिला पाएंगे। तांत्रिक की बात सुनकर मियाँ ने उस औरत और उसकी बेटी के पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढने शुरू किए, लेकिन हादसे को 4 साल बीत चुके थे और ज्यादातर दस्तावेज अब गायब हो चुके थे। यहाँ तक कि मकान मालिक को भी याद नहीं था कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे। मियाँ परेशान बैठी सोच रही थी कि तभी उसका फोन बजा। कॉल उसकी छोटी बहन की थी। वो जल्दी जल्दी बोली, दीदी प्लीज जल्दी आ जाओ, स्विमिंग पूल पर मिलो, बहुत जरूरी बात है। मियाँ ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन बहन ने कुछ नहीं बताया, बस कहा, तू बस जल्दी आ जा। मियाँ तुरंत अकेले पूल की तरफ भागी। वहाँ पहुंचकर उसने देखा पूरा इलाका सूना था, एक इंसान तक नहीं दिख रहा था। हैरान होकर उसने बहन को दोबारा कॉल किया, तूने ही तो मुझे पूल पर बुलाया था, कहाँ है तू? फोन के उस पार से उसकी बहन बोली, क्या मैंने तो तुझे बुलाया ही नहीं। मियाँ सन्न रह गई और तभी पूल के अंदर से पानी के छपाक की आवाज आई, जैसे कोई अभी अभी उसमें कूदा हो। मियाँ ने झट से पूल की ओर देखा, लेकिन पानी की सतह पर कोई नहीं था। मियाँ ने जब पूल में झांक कर देखा तो वहाँ एक भी इंसान नहीं था, बस पानी की सतह पर कुछ तैरते हुए फूल दिखाई दे रहे थे। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो फूल 2 के आकार में सजे हुए हैं, जैसे कोई उसे काउंटडाउन का दूसरा दिन याद दिला रहा हो। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो डर के मारे पीछे मुड़ने लगी ही थी कि अचानक पूल के किनारे से 2 हाथ बाहर निकले, जैसे कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसी वक्त उसकी बहन काव्या वहाँ पहुंची। वो वही थी जिसने पहले मियाँ को फोन किया था। जैसे ही उसने पूल की तरफ देखा, उसने एक परछाई को पानी से ऊपर आते देखा। वो एक औरत थी जिसने मलागन मास्क पहन रखा था और उसका चेहरा इतना भयानक और अजीब था कि देखकर किसी का भी दिल थम जाए। काव्या कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक मियाँ ने उस पर हमला कर दिया, और हैरानी की बात यह थी कि मियाँ के चेहरे पर वही मलागन मास्क था। वो बेकाबू होकर चीखने लगी। तभी आसपास के लोगों ने शोर सुन लिया। मकान मालिक ने तुरंत रेयान को बुलाया और दोनों ने मिलकर बहनों को बचा लिया। मियाँ बेहोश थी और जब लोगों ने उसका मास्क उतारा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो वही शापित मलागन मास्क था। रेयान को शक हुआ कि शायद इस मुखौटे का सीधा रिश्ता उसी औरत और उसकी बेटी की आत्माओं से है। सच जानने के लिए मियाँ और रेयान ने उस मास्क के निर्माता कारीगर को ढूंढ निकाला। कारीगर ने बताया, मैंने ऐसा मास्क सिर्फ एक बार बनाया था और वो मैंने एक अमीर जमींदार के कहने पर बनाया था। उस जमींदार की बेटी थी कांति, जिसे नाचने का बहुत शौक था। वो हर बार नृत्य करते हुए यही मास्क पहनती थी। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन एक दिन कांति को एक गरीब लड़के से प्यार हो गया और वो गर्भवती हो गई। उसकी माँ गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद से कोई नहीं जानता कि कांति और उसका बच्चा कहाँ गए। मियाँ और रेयान ने जमींदार से वो कांति का असली मास्क लेकर अपने पास रख लिया ताकि इस रहस्य को आखिरकार सुलझाया जा सके। वो मास्क शायद उनके लिए सच का रास्ता खोलने की आखिरी कुंजी था। मास्क मिलते ही मियाँ और रेयान रातों रात कार से सूरत लौटने निकले। रास्ते में मियाँ ने रियर व्यू मिरर में देखा एक ट्रक उनका पीछा कर रहा था और कुछ ही सेकंड में वो ट्रक तेजी से उनकी कार की तरफ बढ़ा। रेयान ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और कार खाई में लुढ़कती चली गई। लग रहा था किसी ने नहीं चाहा कि वो मास्क वापस शहर पहुंचे। खुशकिस्मती से गांव वालों ने दोनों को जिंदा बचा लिया। हल्की फुल्की चोटें आई लेकिन जान बच गई। सूरत लौटकर उन्होंने वो मास्क तुरंत तांत्रिक सामन को दे दिया। जैसे ही तांत्रिक ने मास्क पहना, उसके जहन में एक भयानक दृश्य चमक गया। कांति को किसी ने मारा था और उसकी लाश कमरा नंबर 610 में छिपाई गई थी। सामन ने कहा, हमें हत्यारे को ढूंढना होगा, तभी कांति और उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। फिर वो सब छठी मंजिल पहुंचे। तीनों ने कमरे के अलग अलग हिस्सों में लाश के निशान ढूंढने शुरू किए, लेकिन तभी अचानक सामन की एक चीख गूंज उठी। मियाँ और रेयान दौड़कर बाथरूम में पहुंचे। वो बाथटब में बेहोश पड़ा था, चेहरे पर वही डर का भाव। मियाँ घबराकर बोली, रेयान जल्दी उठो, ये क्या हो रहा है? आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। कांति और उसकी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि वही मकान मालिक दंपति ने की थी। उन्हें डर था कि मियाँ और रेयान सच्चाई तक पहुंच जाएंगे, इसलिए दोनों को पकड़कर कमरे में बांध दिया। उनकी प्लानिंग साफ थी, 4 दिन बाद जब बुरी आत्माएं जागेंगी तो वो खुद ही इन तीनों को टुकड़े टुकड़े कर देंगी और इस तरह मकान मालिकों के सारे सबूत अपने आप मिट जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो दोनों अपने परफेक्ट क्राइम्स का सपना देख रहे थे, मियाँ और रेयान किसी तरह बंधनों से निकल भागे और रास्ते में उन्होंने कैरी को भी आजाद करा लिया। तीनों भागते हुए बाथरूम पहुंचे जहाँ वो तांत्रिक बेहोश पड़ा था। उसके सिर पर गहरी चोट थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मास्क दो, मुझे सब दिख रहा है। जैसे ही उसने मास्क पहना, उसकी आंखों के सामने कांति की आत्मा की यादें चमक उठी और उसने बताया, लाशें दीवार के पीछे छिपी है। इतना कहकर वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। समय बहुत कम था। मियाँ, रेयान और कैरी ने हथौड़ा उठाया और दीवार तोड़नी शुरू की, लेकिन दीवार इतनी मोटी थी कि
कुछ भी असर नहीं हो रहा था। उधर सूरज डूब रहा था और जैसे ही अंधेरा फैला, बातब से दो डरावनी भूतिया हाथे बाहर निकली। कांति और उसकी बेटी की आत्माएं अपूरी तरह क्रोधित। तीनों ने डर को किनारे रखकर दीवार तोड़ने में जान लगा दी। 4 दिन की समय सीमा पूरी हो चुकी थी। पहले कैरी को आत्माएं पकड़ ले गई, लेकिन तभी दीवार आखिरकार टूट गई। अंदर से निकले उनकी लाशों के अवशेष। वो दृश्य देखते ही आत्माएं रुक गई, उनकी आंखों में शांति उतर आई और वे धीरे धीरे गायब हो गई। शाप टूट गया था। तीनों जिंदा बाहर निकल आए, मगर मकान मालिक दंपति का अंत भयानक था। जब पुलिस पहुंची तो वो दोनों टुकड़ों में बंटे पड़े मिले, जैसे किसी ने उन पर वही सजा लागू की हो जो उन्होंने दी थी।